हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का क्लासिक राइड विद सुशांत यूट्यूब चैनल के एक और सफ़रनामे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, खैरियत से होंगे। और आज दिन है सैटरडे, तारीख है 27 अगस्त, टाइम हो रहा है अभी सुबह 10:07। और ये सफ़रनामा है साइबर सिटी गुड़गांव मेरे ऑफिस के लिए। ऑफिस जा रहा हूँ मैं। जनरली सैटरडे को ऑफिस जाना होता नहीं है। ओहो, खतरनाक राइडर, हैवी ड्राइवर। जनरली सैटरडे को ऑफिस जाना होता नहीं है, बट आज एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी ऑफिस की तरफ से, तो इस वजह से ऑफिस जा रहा हूं और इस सफ़रनामे को आपको दिखा रहा हूं। और मैंने सोचा था सैटरडे का दिन है, ट्रैफिक नहीं होगा, बट ये मिथ मेरा पालम फ्लाईओवर में ही ब्लास्ट हो गया, क्योंकि ट्रैफिक रुका हुआ है। किस वजह से रुका हुआ है? क्योंकि जनरली सैटरडे संडे थोड़ा इजी पीजी रहता है। इसी वजह से आज मैंने मोटो व्लॉग बनाने की सोची। मैंने कहा चलो ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक भी थोड़ा हल्का ही रहेगा, तो ठीक ठाक मोटो व्लॉग बन जाएगा, गपशप हो जाएगी। नहीं तो जनरली ये होता है कि क्लच, ब्रेक, रेस, इसी के बीच में जो है जर्नी होती है, चाहे बाइक हो या फोर व्हीलर। तो इस वजह से मैंने सोचा था आज मोटो व्लॉग बना जाए कि ट्रैफिक थोड़ा कम होगा, बट पालम फ्लाईओवर में ट्रैफिक बहुत है। कल की मैं बात करूँ, फ्राइडे था कल, और सुबह मैं ऑफिस के लिए निकला और मुझे तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास टाइम लग गया। बहुत ज़्यादा रश था। आगे जो है एक ट्रक ख़राब हो रखा था, तो उसको क्लियर करने के चक्कर में बहुत ख़तरनाक ट्रैफिक लगा हुआ था। गर्मी भी बहुत थी, वाट लग गई मेरी गल, बैंड बज गई मेरी गल। आज मैंने सोचा था ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बट ट्रैफिक है, रश है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, आगे क्लियर रोड मिलेगी देन आप लोगों से गपशप करते हैं। ओहो दोस्तों, ये गाड़ी ख़राब हो रही है, एक वैगनआर, जिस वजह से शायद ट्रैफिक लगा हुआ है। हाँ जी, क्योंकि सैटरडे संडे जनरली ट्रैफिक क्लियर रहता है, तो ये एक गाड़ी ख़राब थी इस वजह से। तो दोस्तों, आज के सफ़रनामे में बातचीत करेंगे हम रॉयल एनफील्ड क्लासिक रिबन एडिशन जो मैंने ली है अपनी इस बाइक की। पर उससे पहले आप इस नज़ारे का लुत्फ़ लीजिए। ये देखिए, हमारा तिरंगा हवा में क्या लहरा रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने जो है इस बाइक को लिया था, मतलब मुझे जो डिलीवरी हुई थी वो थी 1 मई 2022 को, और मेरी बाइक को जो है 2000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू जो है दिया जाए कि 2000 किलोमीटर का जो सफ़रनामा मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रिबॉर्न सिग्नल्स एडिशन, और कलर अपना है मार्च ग्रे, तो कैसा रहा ये सफ़रनामा। ऑनेस्ट रिव्यू, बिल्कुल एकदम लेमन लैंग्वेज में, एकदम जो कॉमन पर्सन होता है ना, क्योंकि मैं इतना टेक्निकल नहीं जाऊँगा कि हाँ बाइक का क्या टॉर्क है, क्या आरपीएम है, ये चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आती है। तो हम जो है वो बात करेंगे जो जनरली मुझे जो अपनी बाइक में चीज़ें पसंद आई, या क्या इसमें खामियां हैं, और कौन लोग इस चीज़ को जो मतलब इस बाइक को ले सकते हैं, तो वो सब एकदम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जो है मैं बात करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 मई 2022 को जो है ये बाइक मुझे डिलीवर हुई थी। और मैंने इससे पहले क्लासिक कभी नहीं चलाई है, पुरानी वाली क्लासिक मैंने कभी नहीं चलाया। मैंने अपने फर्स्ट मोटो व्लॉग में भी जो है ये बात करी है कि मुझे जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं है पुरानी क्लासिक का। तो मैंने काफ़ी वीडियोस पहले देखी थी, क्योंकि जब बाइक लेने से पहले जो है कोई भी आदमी जो है वो रिसर्च करता है थोड़ा, जो है क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है लोगों का इस बाइक के साथ, क्या रिव्यूज़ रहे हैं। तो उसमें एक कंप्लेंट जो सबसे बड़ी थी लोगों की, वो ये थी कि बाइक पे जो है वाइब्रेशन काफ़ी थी। जो पुरानी वाली क्लासिक थी उसमें वाइब्रेशन काफ़ी थी, तो लोगों को वो एक इशू था। बट मैं आपको बता दूं, जो ये नई क्लासिक है जो रिबॉर्न एडिशन, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, वाइब्रेशन का कोई इशू नहीं है, और बाइक एकदम सही चलती है। 80 किलोमीटर
प्रति घंटे की स्पीड वाली रफ्तार पर, ठीक है। वहाँ तक जो है बाइक पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, बाइक बिल्कुल ईजी चलती है, एकदम आराम से, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब बाइक को पुल कर रहे हैं। बाइक बिल्कुल आपका साथ देती है, सपोर्ट देती है। हाँ, जहाँ आप 70-80 किलोमीटर के ऊपर निकल जाते हैं स्पीड में, वहाँ पे जो है बाइक दम तोड़ने लगती है, मुझे ऐसा लगता है। मैं जनरली ऐसी जो है इतनी स्पीड पे बाइक नहीं चलाता हूँ, मेरी मैक्सिमम स्पीड जो है 60-70 रहती है। 1-2 बार मैंने ट्राई करा है, क्योंकि मैं हाईवे पे उतरा हूँ और मैंने जो है 80 से ऊपर चलाई जब, तो बाइक का जो है उस 80 के बाद तो जो है दम निकलना शुरू हो जाता है। तो वो एक ड्रॉबैक है उन लोगों के लिए जो हाई स्पीड जो है पसंद करते हैं, जो अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक को जो है दौड़ाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए मुझे ये एक ड्रॉबैक लगता है कि बाइक उसकी 80 से ऊपर जाती थोड़ा बाइक ऐसा लगता है कि आप ना फिर उसको खींच रहे हो ज़बरदस्ती, बाइक खींचना नहीं चाह रही है, पर आप जो है रेस घुमाए जा रहे हैं और बाइक भी रिस्पॉन्ड कर रही है, बट उतना उस हिसाब से रिस्पॉन्ड आपको नहीं, वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे को खैर उस चीज़ से कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं उस स्पीड पे चलाता ही नहीं हूँ। मेरी स्पीड ही जो है मैक्सिमम 70 रहती है। और दिल्ली के ट्रैफिक में आपको खैर मौका भी नहीं मिलता, सिटी ट्रैफिक में, क्योंकि पीक आवर्स में ऑफिस वगैरह जाना है, तो वहाँ पे तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप बाइक को जो है 80, 90, 100 की स्पीड पे भगाओ। तो मेरे को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद कंफर्ट, बाइक बहुत कंफर्टेबल है, सिटिंग बहुत कंफर्टेबल है, चाहे राइडर की हो चाहे पिलियन की हो, तो कोई इशू नहीं है। सीट्स का बहुत कंफर्टेबल है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, पोस्चर मेरा बहुत अच्छा आता है जब मैं बाइक जो है चलाता हूँ, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। मेरे को खैर इतनी कोई स्टंटबाजी करनी नहीं होती, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ यार ये मतलब मैनूवर अच्छे से हो जाती है, क्योंकि मैं नॉर्मल राइड करता हूँ, अपना जो है चलाया। अब कुछ लोग होते हैं भाई जिनको मैनूवरिंग में थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि बाइक ऑब्वियसली हैवी भी है, 197-198 kg की भी बाइक है, तो वो एक चीज़ है, वो उन लोगों के लिए है। उसमें भी जनरली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत आराम से कंफर्टेबली इस बाइक को जो है हैंडल कर पाता हूँ, क्योंकि मैं एकदम सिंपल राइड करता हूँ, ईजी राइड करता हूँ। हाँ, जैसे मैंने बाइक की सीटिंग की बात करी, बहुत सही जो है सीटिंग है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, स्पेस काफ़ी है, तो आराम से 2 लोग तो बहुत ही कंफर्टेबली बैठ जाते हैं और बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया सिटी राइड पे जो है आदमी जो है क्लच ब्रेक रेस के बीच में ही जो है दब के रह जाता है। तो उस हिसाब से जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि मैंने आपको बताया कि कल मुझे जो है 1.5 घंटे के आसपास लग गया था सुबह ट्रैफिक में, तो वहाँ पे जो है मेरी उंगलियों ने जवाब देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे फिर मुझे ऐसा लग रहा था यार कि जो इसका क्लच है ना वो थोड़ा टाइट है, कि वहाँ पे फिर जो है ऑब्वियसली एक टाइम के बाद आपको इशू आने लग जाता है, आप क्योंकि ऑब्वियसली आप थक जाओगे ना इतना समय आप ट्रैफिक में, क्योंकि बाइक हल्की सी चल रही है, फिर आपको ब्रेक लगानी पड़ जा रही है, क्लच दबाना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो वो एक चीज़ तो वहाँ पे जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका क्लच बहुत टाइट है, बट हाँ ट्रैफिक में जहाँ पे ये मैं फंसा कल, तो फिर वहाँ पे मुझे लगा कि यार ये एक इशू जो है वंस इन अ ब्लू मून आ सकता है फ्यूचर में भी। कल तो आया ही और फ्यूचर में भी। खैर अब उसका कोई ऑल्टरनेट तो है नहीं, क्योंकि बाइक ले ली है, अगर आप 2.5 लाख के आसपास किसी चीज़ पे स्पेंड करेंगे तो ऐसा तो है नहीं ना कि उसको फिर आप जो है ये एक इशू आया तो फिर आप चेंज कर देंगे। तो खैर वो इतना ऐसा कोई बड़ा इशू मुझे नहीं लगा, बट हाँ क्लच टाइट है थोड़ा। फिर यार बहुत ही मैंने आपको बताया जैसे राइड बहुत सही है, बाइक बहुत बढ़िया है। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, और वो इस बाइक को लेकर नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करें ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो चीज़ अगर आप लेटेस्ट कोई मॉडल लेते हैं, लेटेस्ट कोई भी चीज़ लेते हो जो अभी अभी लॉन्च हुई है, ठीक है, तो उसमें आपका एक ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर उस चीज़ में कोई दिक्कत आ जाए, आपको कोई उसका पार्ट जो है चेंज करना पड़े, कोई भी उसमें इशू आ जाए, तो फिर आपको ना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ मार्केट में ना अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि वो नई नई लॉन्च हुई होती है, तो उसके पार्ट्स वगैरह जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ये मेरे साथ मेरे साथ जो हुआ इसी बाइक के एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैं आपको जो है बताना चाहूँगा। एक एक्सपीरियंस मेरा रहा
ये बाइक का जो रियर टायर है वो पंचर हो गया। मैं आपको बता दूं स्पोक व्हील है मेरे पास, ठीक है। मेरे को अलॉय पसंद नहीं है और मैंने स्पोक व्हील पे लिया। ऑब्वियसली थोड़ा रेट्रो लुक भी रहता है और कल को अगर थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह भी करनी पड़े तो अलॉयज़ में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, अलॉय बैंड हो जाते हैं। और रॉयल इनफील्ड कंपनी फिटेड अलॉय दे रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर रॉयल इनफील्ड के कंपनी फिटेड अलॉय आ रहे हैं बाइक पे तो वो बेहतर ही होंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ही होंगे। और अभी तक ऐसा कोई कंप्लेंट मैंने कहीं सुनी भी नहीं है, कोई मैंने ऐसी वीडियो देखी भी नहीं है यूट्यूब पे। तो इसका रियर टायर पंचर हो गया और मैं पंचर वाले के पास गया। ऑब्वियसली ड्यूल डिस्क ब्रेक और ड्यूल चैनल ABS है। तो एक तो उस भाई को मतलब 2 जने थे वो, उन दोनों को इसका रियर टायर निकालने में बड़ी दिक्कत हुई, ठीक है। फिर जैसे तैसे उन्होंने टायर निकाला, ट्यूब जो थी वो मतलब पंचर जो था वो ट्यूब के जोड़ में था तो वो पंचर लग नहीं सकता था, ट्यूब चेंज ही होगी। उन्होंने कहा, मैं कहा ठीक है भाई चेंज कर दो। तो उन्होंने भी जो नॉर्मली प्राइस बताया, मेरे ख्याल से 250-300 के आसपास उन्होंने मुझे प्राइस बताया। मैंने कहा ठीक है आप चेंज कर दो, करना ही है, ऑप्शन कोई है ही नहीं। अब उन लोगों ने जो है वो मतलब उनमें से एक भाई गया मार्केट, और पालम मार्केट हमारे वहाँ काफ़ी जो है बड़ी मार्केट है। आपको कोई भी वहाँ पे जो चाहे बाइक से रिलेटेड, कार से रिलेटेड कोई भी सामान, एसेसरीज़ जो है अगर आपको चाहिए तो वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पे। मतलब इतनी बड़ी मार्केट वो है। वो भाई वहाँ गया और उस भाई को कम से कम 1 घंटा लग गया और उस भाई को ट्यूब नहीं मिली, ठीक है। ना C8 की ना MRF की। बड़ी मुश्किल से उस भाई को राल्सन की ट्यूब मिली, क्योंकि इसमें जो टायर है ना वो मतलब जो नॉर्मल पहले से पहले क्लासिक आती थी वो वाला टायर नहीं है, टायर चेंज है साइज़। और बड़ी मुश्किल से ट्यूब मिली, 1 घंटा उस भाई को स्ट्रगल करना पड़ा। और जब ट्यूब मिली तो उस भाई ने पहले मुझे 250-300 रुपये बोला था, तो ट्यूब मुझे 580 रुपये की पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट मोनोपोली होती है, कहीं वो थी नहीं, अवेलेबल नहीं थी। एक आध दुकान पे वो थी, एक आध दुकान पे वो ट्यूब थी। तो उस भाई ने जो है पूरा रगड़ा होगा, मतलब जो भाई लेने गया था उसको, मतलब दुकान वाले ने जो ट्यूब लेने गया था उस भाई को। अब ऑब्वियसली हो सकता है उसने भी अपना जो है 20-25-50 रुपये का मार्जिन रखा हो, बट स्टिल 580 रुपये की ट्यूब। मैंने कहा भाई अब लगवानी तो है ही, तो भाई लेके आया। तो भाई ने फिर जो है ट्यूब लेके आया, भाई ने लगाई। दोनों भाई ने ट्यूब लगाने के बाद ये देखिए मीटियोर चल रही है मेरे लेफ़्ट में, तो ट्यूब लगी। फिर उसके बाद टायर को असेंबल करने में भाई उनकी दोबारा वाट लगी, उन दोनों भाइयों की जो लगे हुए थे। तो कम से कम उस दिन मेरे 2 घंटे ख़राब हुए। ऑब्वियसली एक तो लेटेस्ट बाइक है, टायर का डायमेंशन, ट्यूब का डायमेंशन वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। C8 और MRF तो मिला ही नहीं, राल्सन का मिला। तो मैंने कहा भाई अब जो भी मिला है वो लगाओ और घर तो जाना ही है, क्योंकि शाम का टाइम था, मैं ऑफिस से घर आ रहा था। एक एक्सपीरियंस ये। दूसरा एक्सपीरियंस मेरे साथ जो हुआ वो ये हुआ कि बाइक का जो इंडिकेटर होता है ना, तो मेरा पीछे वाला इंडिकेटर का ग्लास टूट गया। पूरा इंडिकेटर नहीं टूटा, सिर्फ ग्लास टूटा। वो भी मेरे से नहीं टूटा, वो रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशन में ही जो है टूटा था। खैर वो टूट गया। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा यार अब ये ग्लास ही लगाते हैं, इंडिकेटर तो पूरा ठीक था। वो रॉयल एनफील्ड के दाबड़ी वाले सर्विस स्टेशन में मैं गया, वहाँ भी अवेलेबल नहीं। मैंने आपको बताया पालम मार्केट, ये देखिए यार स्ट्रॉन्ग आर्मी की गाड़ी है, ग्रीन कलर की, क्या ज़बरदस्त लग रही है। तो पालम मार्केट में गया, वहाँ भी भाई इंडिकेटर का ग्लास नहीं है जी, पूरा इंडिकेटर मिलेगा। और मैंने कहा चलो कितने का है, मैंने जनरली पूछा कि 250 रुपये 300 रुपये इतने का आ जाएगा। मैंने कहा अब इंडिकेटर पूरा ठीक है, बल्ब ठीक है। मैंने कहा पूरा इंडिकेटर क्यों चेंज करना। मैंने कहा चलो कहीं और पता करूँगा। मैं फिर रॉयल एनफील्ड के तिलक नगर वाले सर्विस स्टेशन पे भी गया और सुभाष नगर मार्केट में, रजौरी की मार्केट में, मैंने बहुत जगह पूछा भाई, वो मुझे नहीं मिला। फिर वीरेंद्र नगर मार्केट में एक रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन जो है एसेसरीज़ एंड पार्ट्स वाले एक सरदार जी की शॉप थी, तो वहाँ मुझे जो है ये ग्लास मिला और 100 रुपये उन्होंने बोला। तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे, मैंने कहा सरदार जी 100 रुपये थोड़ा ज़्यादा नहीं है। उन्होंने कहा जिस दिन ये मार्केट में सबके पास अवेलेबल हो जाएगा उस दिन सस्ता हो जाएगा। अब मैं भी क्या बोलता हूँ, मैंने कहा यार बात तो सही है, क्योंकि मेरे को भी इतना स्ट्रगल हो चुका था। बड़ी मुश्किल से एक शॉप में मुझे मिला, मैंने 100 रुपये पे करे, वो लगवाया। तो ऑब्वियसली क्योंकि इससे पहले जो क्लासिक आती है शायद उसमें ना वाइट कलर के वो ग्लास लगे आते हैं इंडिकेटर के,
तो वो अवेलेबल होंगे, पर ये नई जो है लॉन्च हुई है तो इसके एसेसरीज़ और इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है हर जगह। तो इस वजह से एक तो मिलना डिफ़िकल्ट, और मिल भी रहा तो महंगा भी मिल रहा है। खैर 100 रुपये या 250 रुपये का इंडिकेटर वो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट मैंने कहा इंडिकेटर चेंज क्यों करना जब इंडिकेटर ठीक है तो, है ना। तो ये एक चीज़ दोस्तों। लेफ़्ट में देखिए जय शिव शंभू जय शिव शंकर, बहुत ज़बरदस्त ये मूर्ति है शिव जी की महिपालपुर में। तो ये एक एक्सपीरियंस था। तो ऐसा बाइक में कोई ड्रॉबैक मुझे नहीं लगा है कि कोई मेजर कोई इशू हो या कुछ हो, ठीक है। अगर आपका बजट है 2.5 लाख के आसपास का, ऑब्वियसली कैश नहीं, आप फाइनेंस करा सकते हैं, मैंने भी फाइनेंस ही कराई है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बाइक को ले सकते हैं। रॉयल एनफील्ड लेने का मेरा जो एक रीज़न था, यार नॉर्मल स्कूटी बाइक भी आप लेंगे ना, ये एक्टिवा, जुपिटर या स्प्लेंडर भी, तो ये लमसम आपको 1 लाख रुपए के आसपास तो पड़ेंगी ही आज की डेट में, ठीक है। तो क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो इतना स्पेंड करना ही है तो फिर एक ऐसी चीज़ पे स्पेंड किया जाए जो आपको थोड़ा लाइफ लॉन्ग एक ड्यूरेबिलिटी दे। क्योंकि स्कूटी वगैरह की लाइफ यार मुझे नहीं लगता 4-5 साल से ज़्यादा की है, और स्प्लेंडर वगैरह कोई भी बाइक 4-5 साल से ज़्यादा की है। रॉयल एनफील्ड पे आपको ये भरोसा मिलता है कि आपको अगर आपने एक बार ले लिया तो 10 साल आपके जो है कहीं नहीं गए, 10 साल तक आप आराम से इसको चला सकते हैं। बाइक भाई पूरी एकदम लोहे की है। तो अगर आपका बजट है 2.5 लाख के आसपास का तो बिल्कुल जो है आप ले सकते हैं। मैंने मीटियोर भी देखी थी, मीटियोर मुझे अपने हिसाब से मुझे पसंद नहीं आई, मुझे क्लासिक ही पसंद थी। फिर आपको इसी कैटेगरी में होंडा हाइनस का भी ऑप्शन मिलता है, आप वो भी जो है देख सकते हैं। और फिर जावा भी आपके पास ऑप्शन है, जावा पेराक है, वो सिंगल सीट है, पर आप उस पर मतलब दूसरी सीट फिट कर सकते हैं। फिर जावा 2.0 भी ऑप्शन है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बट अपने को जो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक भी जो है पसंद आई, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास जावा पेराक है, मैंने चलाई तो मुझे मतलब मैं ये नहीं कहूँगा वो बेकार बाइक है, बाइक वो भी बहुत अच्छी है, बट मैं एज दूंगा रॉयल एनफील्ड क्लासिक को। फिर अब क्लासिक ने इसी कैटेगरी में जो है 350 सीसी में ही एक नई बाइक भी लॉन्च करी है रॉयल एनफील्ड ने, वो है हंटर। तो आप उसको भी देख सकते हैं। बट उसमें मुझे एक दो चीज़ें ये लगी यार, उसके मडगार्ड वगैरह प्लास्टिक के हैं, उसमें प्लास्टिक यूज़ हुआ है, जबकि रॉयल एनफील्ड क्लासिक में आपको पूरा लोहा मिलेगा। तो मेरे को इसलिए ये बाइक बहुत ज़बरदस्त लगती थी, इसी वजह से मैंने ली। कलर अपने को यही चाहिए था, मार्श ग्रे। आपको सिग्नल्स में ही एक आपको डेजर्ट स्टॉर्म भी मिलता है जो खाकी कलर टाइप होता है, तो वो मैंने कहा नहीं यार लेना है तो ये लेना है। फिर मेरे पापा ने भी कहा कि नहीं यही वाला कलर लेना, वो वाला उनको खैर पसंद था पर उतना इससे ज़्यादा नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये वाला ही लेना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जब बुकिंग कराई थी तो मैंने ये स्टोरी पहले भी शेयर करी है कि 45 से 60 दिन का वेटिंग पीरियड आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश भी करी हाथ पैर मारने की कि जो है जल्दी मिल जाए, रॉयल एनफील्ड पे जान पहचान में निकली, बट नहीं हो पा रहा था। पर किस्मत, किसी का नुकसान किसी का फ़ायदा। तो ये मैंने जब लांबा इंटरप्राइजेज तिलक नगर से ये बाइक बुक करी तो विद इन 2-3 डेज़ मुझे ये बाइक डिलीवर हो गई। तो किस्मत होती है कभी कभी, और थैंक्स टू लांबा इंटरप्राइजेज तिलक नगर जो रॉयल एनफील्ड के डीलर हैं। तो एक ज़बरदस्त चीज़। तो ये दोस्तों गपशप थी, मेरा एक ऑनेस्ट जो है एक ओनर रिव्यू था अपनी क्लासिक 350 रिबॉर्न सिग्नल्स एडिशन को लेकर। ये आप मेरे सामने देख पा रहे हैं रेडिसन होटल है, और गुड़गांव हम एंटर कर चुके हैं। सामने एम्बियंस मॉल है, और आज सैटरडे का दिन ज़बरदस्त आपके साथ गपशप हो गई, क्योंकि मुझे आइडिया था कि आज ट्रैफिक कम रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मुझे ये भी पता है, बल्कि इससे पहले वाले मैंने अपने मोटो व्लॉग में ये कहा था आपसे कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने मोटो व्लॉग में 10-12 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर दूँ, पर ये रिव्यू वीडियो था मोटो व्लॉगिंग के साथ साथ, तो ये लंबा हो गया थोड़ा, जिसके लिए आई एम सॉरी। बट जो वो था ना दिल से कहीं भी बात में ना फिर टाइम नहीं देखा जाता, फिर बंदा कहता है कि बस जो कुछ एक्सपीरियंस है आपका, क्योंकि कई भाई लोग
जो है आप बाइक को लेने की सोच रहे होंगे, ये देखिए ये एमिनेंस मॉल है लेफ्ट में। तो कई भाई लोग जो है इस बाइक को लेने की सोच रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका जवाब, जो भी आपके डाउट रहे अगर हैं, तो मैंने हर किसी का आंसर करने की कोशिश करी है। हाँ, माइलेज की मैं बात बता दूँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे अपने मोटो ब्लॉग में, माइलेज जो है ये मुझे 24 से 28 के बीच देती है अभी पर लीटर, 24 से 28 किलोमीटर पर लीटर। तो ये इसकी माइलेज है करंटली। सर्विस अभी एक हुई है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सेकंड सर्विस के बाद माइलेज में जो है इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है 35 किलोमीटर पर लीटर। तो ये 30-32 भी दे दे तो बहुत है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दिल्ली का ट्रैफिक, क्योंकि पीक आवर्स में, ऑफिस आवर्स में जब निकलता हूँ तो बहुत ट्रैफिक रहता है, बाइक स्पीड उतनी ले ही नहीं पाती, तो एवरेज में इम्पैक्ट आएगा नो डाउट। तो उस चीज़ के लिए कंप्लेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आप सिटी में आपको चलाना हो, ऑफिस आने जाने के लिए अगर आपको चाहिए, तो हाँ माइलेज में इम्पैक्ट पड़ता है। आपको बता दूँ 24 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर मुझे ये माइलेज अभी दे रही है। तो वो एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो आप एक ज़रूर अपना ध्यान में रखें। हाँ, अगर आपको जो है ऑफिस आवर्स के अलावा जैसे हाईवे पे आपको चलाना है, आपको राइड्स के लिए चाहिए, तो फिर ज़रूर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बाइक अच्छी एवरेज देगी जब आप इसे हाईवे पे उतारेंगे। तो आपको ये इजीली 35 टच कर देगी, जो कंपनी क्लेम कर रही है। 35 नहीं भी करेगी तो 32, 33 भी देगी, तो वो मेरे हिसाब से इनफ है, क्योंकि 350 सीसी इंजन है दोस्तों। तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होगा। अगर आपको हाँ एवरेज चाहिए 80-90 की, तो भाई फिर स्प्लेंडर ले लो, CT 100 ले लो, ठीक है। तो वो एक चीज़। तो दोस्तों ये सामने DLF साइबर सिटी, DLF की बिल्डिंग्स, ये जो राइट वाली बिल्डिंग है, यहाँ पे मेरा ऑफिस है। तो ये गपशप काफ़ी बढ़िया रही आप लोगों के साथ। मोटो ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो मोटो ब्लॉग को, इस सफ़रनामे को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव, अपनी ऑब्जर्वेशन कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस मोटो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और ऑफिस आने वाला है, तो मिलते हैं अगले सफ़रनामे में, अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।